और पिटिशनर जो इसमें सुलेमान है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था हाई कोर्ट में। तो अब आप लोग यहाँ पे एक वकील को क्यों सुन रहे हैं और इस केस के लिए की वजह से यहाँ पे सब लोग और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आई है, इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले दूंगा कि हुआ क्या था इस केस में जो ये कदम उठाया हाई कोर्ट ने और आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। तो ये केस है सुलेमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज फाइल्ड इन 2018 में फाइल हुआ था ये। इसका रिट पिटिशन नंबर है 2369। अगर आप ये टाइप करेंगे हाई कोर्ट की वेबसाइट में तो आपको इसके सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। आप हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाएं, केस स्टेटस देखें, उसमें आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे इसके। उसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण ऑर्डर पास हुए हैं। और ये केस आया कैसे था? ये केस शुरू हुआ बद्दी से। बद्दी में एक जगह है केंदुवाल, वहाँ पे ये जो सुलेमान था, सुलेमान एक दूध बेचने वाला था। वो अपने परिवार के साथ सिरसा नदी के पास उसका घर था, वहाँ पे वो रहता था बहुत पहले। 30 साल से पहले से वो रह रहा था वहाँ पे अपने बीवी बच्चों के साथ, और उसके भाई 4 भाई भी थे। तो एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें 30 लोग हैं, 33 लोग हैं, और जिसमें 15 बच्चे हैं जो ये घर में रहते थे। 1 बीघा का उनका लैंड है वहाँ पे वो रह रहे थे। वहाँ पे पूरा घास है, नदी थी, और ये लोग दूध बेचने वाले थे, तो इनकी गाय और पशु इनके साथ रहते थे। 2013 में जब बद्दी बरोटीवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी तो उन्होंने वहाँ पे उनके पास उन्होंने कोई डंपिंग साइट नहीं बनाई, कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं बनाया। उन्होंने टाउनशिप बना दी एक बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज़ भी लगाई, इंडस्ट्रीज़ को भी लाइसेंसेस दिए, घरों को भी लाइसेंसेस दिए, घरों के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाया। पर पूरे डेवलपमेंट प्लान में उन्होंने कहीं पे ये प्रावधान नहीं रखा कि यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट जो इन घरों का और इंडस्ट्री का जो गार्बेज होगा वो कैसे प्रोसेस होगा, इसका प्रावधान उन्होंने नहीं सोचा। फिर जब उनकी टाउनशिप बन गई और जब पूरा घर बन गया, सारा कुछ बन गया, उसके बाद उन्होंने एकदम से हड़बड़ी में एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी चाहिए एक जगह की, जो जगह थी सुलेमान के घर के सामने। और सुलेमान का घर था नदी के सामने। तो नदी और एक ह्यूमन हैबिटेशन के सामने उन्होंने एक चरगराहा जो होती है, जो घासनी होती है, वो एक चूज़ की और उसको हड़बड़ाहट में पास करने की कोशिश की कि इसको हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लें और यहाँ पे हम एक डंपिंग साइट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना दें। तो 2013 में उन्होंने जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया तो उनको मना कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। उन्होंने उनको कहा कि यहाँ पे जी ह्यूमन हैबिटेशन है और यहाँ पे नदी है, तो आपको यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल सकती। तो 2013 में क्लियरेंस मना हुई। 2014 में उनको फिर कहीं और लैंड उन्होंने नहीं इसका कहीं इंतज़ाम नहीं किया, और इसी लैंड के पीछे उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन दी सेम लैंड के लिए, और उनको दोबारा से मना किया गया सेम रीज़न की वजह से कि यहाँ पे नदी है और यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं बना सकते। क्योंकि एक तो रूल्स में भी मना किया गया है, और वैसे भी एक आदमी का राइट होता है, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया गया है, जिसमें डिग्निटी मेंशन है कि हर एक आदमी को इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार है इस देश में। और इसलिए शुरू में ही उनको दोबारा से इन्वायरमेंट क्लियरेंस मना हुई। तो अब तीसरी बारी फिर क्या हुआ कि तीसरी बारी 2015 में उन्होंने फिर से उसी लैंड के लिए अप्लाई किया और फिर से प्रेशर डाला कि यहीं पे हमारे को चाहिए। और इस बारी क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 36 कंडीशनें लगा दी कि ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तब आप यहाँ पे डंपिंग साइट बना सकते हैं। और 36 कंडीशनों में क्या था कि वो 100 मीटर और थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, एक थोड़ी सी बीच में दीवार बना देंगे, और इससे क्या है कि वो पिटिशनर ये जो सुलेमान है इसको भी बचाएंगे और नदी को भी थोड़ा सा बचाए, एक दीवार बना दें। पर अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तो परमिशन इस तरीके से ली जहाँ पे एक लैंड जो था वो सूटेबल जगह नहीं थी, इको सेंसिटिव जोन था, नदी थी, ह्यूमन हैबिटेशन थी। उन्होंने वहाँ पे फिर भी परमिशन देने की 3 बारी ट्राई की, मना करने के बाद भी। तीसरी बारी जब ट्राई हुआ तो 36 प्री कंडीशंस लगाई गई उन पर। प्री कंडीशंस लगाई गई, वो सारी प्री कंडीशंस को उन्होंने दरकिनार करते हुए वहाँ पे डंपिंग स्टार्ट कर दी। तो अब परमिशन भी मिल गई और डंपिंग भी स्टार्ट हो गई। तो अब क्या हुआ कि ये जो लैंड है ये स्टार्ट हुआ था, 2018 की फोटो है, उन्होंने 2016 से डंपिंग स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले की फोटो है वो मैंने कल ही बनाई है प्रेजेंटेशन, पर इससे पहले की फोटो मैं ला नहीं सका। वो नदी है, बड़ी सुंदर सी जगह है, यहाँ पे गाय चरा रहा है पिटिशनर और आराम से रह रहा है। अब उसके बाद ये 2018 में ये हुआ वहाँ पे। अब क्या है
अब ये चीज से क्या हुआ कि वह गन, नालागढ़ का गन और BBNDA पूरे एरिया का गन और परमाणु का गन वहाँ पे फेंकने लग गए, क्योंकि उन दोनों जगह के पास भी कोई अपना मैनेज करने के लिए, अब नालागढ़ इतना पुराना टाउन है, परमाणु इतना पुरानी जगह है, वहाँ के लोगों के पास भी जगह नहीं थी, उन्होंने भी यही जगह चूज कर ली। अब क्या हुआ, इन 3 जगहों का गन इस पटिशनर के घर के सामने फेंकने लग गए। और ये पटिशनर जो है, सुलेमान जो है, यह वहाँ पे रहता है, अपनी वहाँ पे कम से कम 14 बच्चे रहते हैं, जिसमें उसकी बीवी भी है, औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, उसकी मदर भी रहती है। उसकी मदर की डेथ होगी 2018 में बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। सो फॉर एग्जांपल जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, ये जो सारी मलेरिया, ये जो डेंगू, ये सारी जो डिजीजेज है, ये वहाँ पे फैलने लगती है। अब इतनी हालत बिगड़ गई कि 1200 लोगों ने प्रेसिडेंट को लिखा कि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कर दिया है, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड वाटर खराब करने लग गए, हम सारे गुजर लोग हैं, हमारे यहाँ पे इन्होंने डंपिंग साइट बनाई है और यहाँ पे पानी के स्रोत खराब हो गए हैं और यहाँ पे लोग मरने लग गए हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी वहाँ पे। तो अब बात ये, इससे पहले मैं आगे इस पर बढ़ूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कंडीशन है कि हम, ये जो एक चॉइस है फॉर सोसाइटी टू मेक अ डंपिंग साइट in front of houses of people who belong to poor families or lower strata of the society. Now they are the marginalized of the marginalized. For example, ये जो लोग हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। सुलेमान एक मुसलमान है, सुलेमान एक गरीब आदमी है, सुलेमान एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो ये 3 लेवल पे ये मार्जिनलाइज्ड है। शेड्यूल्ड ट्राइब होने के साथ साथ ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी बिलोंग करता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने के साथ साथ गरीब भी है। तो ये मार्जिनलाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, इनके सामने डंपिंग साइट्स बनती हैं। तो आपको ये समझना है कि बात, ये जो इस डिग्निटी की बात मैं पहले कर रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यही हाई कोर्ट में हमने एंड में ये काम आई है मेरे भी, कि ये आपको मूल बना के चलना है कि जब हमारा जो संविधान है वो हमारी गीता है, हमारी बाइबल है, हमारी कुरान, वही है कानून के सभी स्फीयर में वो सबसे बड़ी किताब है, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ जो है सीक्रेट है, पूजनीय है। क्योंकि क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी। आपने जब अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के बाद का देश और उससे पहले का देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क है सिर्फ एक चैप्टर का, वो है चैप्टर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उस पार्ट 3 में जो लोग लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, जो सब ये हुआ, वो किस चीज़ के लिए हुआ कि हमारे को ये हक, राइट्स मिले, फ्रीडम का राइट मिले, इक्वालिटी का राइट मिले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिग्निटी मिले। और ये जो डिग्निटी मिली है, इज्जत मिली है और रिस्पेक्ट मिली है, ये सब लोगों को इक्वल तरीके से मिली है, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो। तो ये बात हमने कहा था कोर्ट में कि अगर आपने डंपिंग साइट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स बनानी है तो प्लीज़ चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के घर के सामने बनाइए। और क्योंकि चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर जो है वो और उसकी और ये दूध वाला जिसके लिए मैं खड़ा हूँ, उनकी इज्जत जो इस किताब में रखी है वो एक समान है। और यही मतलब है आज़ाद देश होने का, ठीक है। तो अब ये बात समझिए कि ये डंपिंग साइट्स बनती हैं गरीब लोगों के घर के सामने, तभी ये एक्ट आया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट। ये 2 एक्ट लाने पड़े इस देश में और बोलना पड़ा कि यहाँ पे इन लोगों के घरों के सामने गंद जो फेंकेगा उसको जेल होगी, जेल के प्रावधान रखे हैं अगर गंद फेंकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब के घर के सामने। आपने ऐसा कोई प्रावधान कोई और नॉर्मल मिडिल क्लास और अपर क्लास के घर के सामने ऐसा कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये जरूरत पड़ी क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे जो लोग हैं वो भेदभाव करते हैं, पैसे के मामले में भेदभाव करते हैं, कास्ट और रिलीजन और इसके मामले में भेदभाव करते हैं जो गैर कानूनी है। चाहे आप अपने पर्सनल स्फीयर में आप चाहे मानते भी हों ये चीज़ों में, पर फिर भी अगर आप पब्लिक अथॉरिटी हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है और कोई किताब नहीं है जिसको मान के आप चलेंगे। तो ये बात तो सबको समझनी है। और दूसरी बात है एनवायरमेंटल रेसिज्म। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल रेसिज्म कि आपने एक ऐसे लोग चुने जो लोग गरीब थे और पिछड़े वर्ग के थे, उनके घर के सामने आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि हम डंपिंग साइट वहाँ पे बना दें। और 2016 से आप वहाँ पे गंद फेंकने लगे। 2016 से लेके आपने 2015 से फेंक रहे थे, ये लोग मेरे को मिले 2018 में। तो ये देखो ये गन फेंकने लगे, ये इनके पशु हैं।
ये शुरू की फ़ोटो है, ये तो अभी अच्छा है थोड़ा, क्योंकि 2016-17 की फ़ोटो है ये। तो अब इसमें डिस्टेंस देखिए आप, ये मैंने कोर्ट में दिखाई थी फोटो कि ये डिस्टेंस जो रूल्स के अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें 200 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस तो एक इल्यूजन है। आपने 36 कंडीशन आपने बोला कि आप दीवार बना देंगे, ये आपने दीवार बनाई है, एक ये लगा दिया है ग्रीन कलर का ये कपड़ा, ठीक है, ये बाउंड्री बना दी है। तो ये अब इसकी अब ये जानवर मरने लग गए क्योंकि इनको जानवरों को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर खाना है या प्लास्टिक है, वो सीधे खाने लग जाते हैं, उनके पेट में प्लास्टिक जाता है और वो मर जाते हैं। इनका एक तो कारोबार इफेक्ट हुआ, जानवर मरने लगे, इनकी खुद की हेल्थ खराब होने लगी। तो जो कारोबार का हक है वो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू राइट टू ट्रेड, तो हमने उसकी इंटरप्रिटेशन मांगी आगे। फिर हमने आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन मांगी कि राइट टू हेल्थ एंड राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ, ये भी वो है। फिर हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें मैंने इतना सारा कानून लगाया है क्योंकि अब इसमें एनवायरमेंट की भी वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है, सिविल लिबर्टीज की वायलेशन है, बहुत लेवल्स पे इस केस में वायलेशन है। रेसिज्म है, एनवायरमेंटल रेसिज्म भी है। तो इसको बड़े गहराई से बनाया है इस केस को। और इसमें अब क्या हुआ कि ये इन्होंने प्लांट बनाया, उसके बाद इन्होंने प्लांट 2018-19 की फोटो है। अब प्लांट क्या बनाया इन्होंने, ये सारा गंद बाहर पड़ा हुआ है, ये सारा इंक्लोज होना चाहिए। प्लांट के पास अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्लांट के साथ में ग्रीन एरिया होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, वो पूरा कवर्ड होना चाहिए और गंद बाहर नहीं फैलना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट एक्ट के अंदर है। तो इन्होंने पहले तो एनवायरमेंट क्लियरेंस अपनी दी, बद्दी बरोटी वाला डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने क्लियरेंस दी, गवर्नमेंट की बॉडी है और यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड इन दिस केस हु आर continuously approached by me since 2017 that please don't do this, you will be in trouble. And now it is in such a situation that you know everybody, अब जब सारे लोग हैं वो हमारे को सुन रहे हैं और इज्जत भी दे रहे हैं, सुलेमान को सब इज्जत दे रहे हैं। तो अब बात ये है कि ये प्लाट बनाया इन्होंने, ये उसका घर था, घर के साथ, ये पहले की फोटो है 2018 की, और ये उसका घर पूरा, उसकी गाय है वो, और उसके घर पूरा ही उसके अंदर आ गया। और ये फोटो है नदी की। अब इसमें ये देखो जेसीबी भी चढ़ सकती है। ये 2019-20 की फोटो होगी। गंद बढ़ता गया और नदी जो साइड की सिरसा नदी है उसको भी ब्लॉक कर दिया। उसमें नदी से आपके वो जो पानी पीने का स्रोत है वो, उसमें जो वो वाटर लिफ्टिंग स्कीम्स है जिससे पानी पिलाते हैं। ये कैटेगरी 4 रिवर है जिसको एनजीटी ने कैटेगरी 4 डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप अपनी कैटेगरी 4 रिवर जिससे आप पानी लेते हो, पूरे टाउनशिप को पानी पिलाते हैं, उसको आपने ऐसे रखा हुआ है। तो ये सुलेमान की केस की वजह से उजागर हुआ। सुलेमान के केस से अच्छी चीज़ें बहुत आई हैं, तो उसने बहुत तकलीफ झेली और उसको हमने 2018 से हम उसको दे रहे हैं लीगल हेल्प, बट इससे अच्छी चीज़ें बहुत आई हैं आगे। कि अब ये कि ये चीज़ उजागर हुई, ये चीज़ का पता चला कि आप अपने पानी के स्रोत रखते कैसे हैं। इस स्टेट की बात कर रहे हैं और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये इसमें 4 पंचायतों ने लिखा प्रेसिडेंट को, 1200 लोगों ने मेरे को लिख के दिया था ये कि आप इसका केस करिए और हमारे को ये हम प्रो बोनो कर रहे हैं और हम ये केस में ये चाहते हैं कि ये केस में इनको जस्टिस मिले और साथ में बाकी जो जगह है हिमाचल में वहाँ पे भी ऐसी कोई फिर से घटना ना घटे जहाँ पे एक परिवार को, अब वो कब से रह रहा है 2015 से लेके अब 2024 में है हम, अभी तक रिलोकेशन के लिए मैं लड़ रहा हूँ उसकी, अभी तक रिलोकेशन नहीं हुई है, पर उसको इज्जत मिलने लगी है कम से कम। और काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं इस केस में, बहुत सारे ऑर्डर हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या क्या ऑर्डर हुए हैं। बट उस फैमिली की कंडीशन आप देखिए, ये मेरे को जब मैंने ये केस दिया था तो मेरे को लगा था ये तो बहुत बड़ा ही आसान केस है, तो इसमें तो फटाफट हो जाएगा सब कुछ, पर ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत टाइम लगा, इसमें बहुत टाइम लगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या टाइम लगा। अब ये है गुज्जर्स ऑफ केंद्रवाल विलेज आर सीवियरली इम्पैक्टेड। अब ये 1200 पीपल ने प्रेसिडेंट को लिखा है, कम्युनिटी सफर कर रही है, उनका ग्राउंड वाटर खराब हो गया, उनका पानी के स्रोत खराब हो गए, ठीक है। अब इसके बाद ये उन्होंने ये प्लांट है, उन्होंने रास्ता भी रोक दिया था। मैं बार बार ऑर्डर लेने लगा, शुरू में तो केस में यही ऑर्डर हो रहे थे क्योंकि सबके जवाब आने थे, 4-4 हफ्ते लोगों के जवाब आने में लगते हैं। उससे पहले इंटरिम ऑर्डर में ले रहा था कि रास्ता रोक दिया है, रास्ता प्लीज साफ कराइए, तो मतलब रास्ता भी नहीं दे रहे थे उसके घर जाने का उसको, तो ये साफ कराने के लिए फिर जेसीबी लगवाया कोर्ट से ऑर्डर लेके। फिर लोकल रेजिडेंट्स particularly those in nearby villages like Malpur, Malku, Majra and Budh have raised their concerns through petitions and protests. Despite their efforts, there has been little to no effective response from authorities. This lack of action has eroded trust in that. This is 2018. ये 2018 की बात है। ये चार पंचायतों के लोग लिखते रह गए
एसडीएम को लिख रहे हैं, कभी पंचायत उसको प्रधान लिख रहा था, एसडीएम को, मजिस्ट्रेट को, सेक्रेटरीज को, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच गए थे वो। उनको फिर एंड में किसी ने बताया कि हाई कोर्ट है एक फोरम जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट आए, नॉन कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी। यहाँ तो इसमें एक बात ये भी बतानी है कि जब ये हो रहा था इलीगल डंपिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट रिकमेंडेशन फ्रॉम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अपनी रिकमेंडेशन लिखती रहेगी। दे एक्वायर्ड द लैंड फॉर डंपिंग साइट वायलेट द सॉलिड, सारे वायलेशन में करते रहे रूल्स। ये देखो पानी के सामने इन्होंने फेंकने लग गए, पानी की कंडीशन कि आप नदी में नहीं फेंक सकते, 200 मीटर का डिस्टेंस की उन्होंने कंडीशन दी थी। 36 कंडीशनें जो उनको लगी थी उसमें ये कंडीशन थी कि दीवार बनाएंगे। ये फोटो मैंने निकाली और दिखाई कोर्ट में कि कहाँ है दीवार, और पानी में जा रहा है सारा घर। अब इसमें अब ये देखिए एक और इशू हुआ कि ये जब प्रोटेस्ट होने लगी वहाँ पे, तो देयर वाज एन एफआईआर अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द गुर्जर कम्युनिटी फॉर प्रोटेस्टिंग द डंपिंग ऑफ वेस्ट नियर देयर होम्स, शोड द सिस्टमैटिक बायस एंड लैक ऑफ एम्पैथी फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके घर के सामने इतना कुछ हो चुका है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाई। ये सब केस से पहले हो रहा है, 2018 से पहले। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डिग्निटी जो है, एक चीज जो है जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम जी रहे हैं, वो चीज किस किस लेवल पे इरोड हुई है। और ये केस किसी और चीज का था, ना पानी का था ना उसका, ये केस था ही डिग्निटी का शुरू से। तो ऐसे ही लड़े हैं हम, और डिग्निटी के ऊपर ही लड़े, और हम चाहते हैं इज्जत से रहे सब इनके साथ। तो अब हुआ केस फाइल हाई कोर्ट में 2018 में। अब इसमें हमने प्रेयर की कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 BB&A be directed to develop a municipal solid waste management site according to the rules. They may take all the necessary steps to prevent any kind of pollution and health hazards. फिर halt the dumping at Tendulwar immediately and order for relocation of the site. Eventually अब क्या हुआ कि हमने relocation मांगी पटिशनर्स की, क्योंकि वो साइट इतनी खराब हो चुकी थी कि वहाँ पर पानी सब कुछ खराब हो चुका था। तो ये प्रेयर मैंने बदल दी, और इस प्रेयर को बदल के हमने अब पटिशनर की रीलोकेशन मांगी है, और वो साइट को बोला कि मैनेज करिए, और वो साइट के लिए भी लैंड आ जाएगा ज़्यादा, और पटिशनर भी रीलोकेट हो जाएगा। तो अभी ये चल रहा है। तो पर बात ये थी कि रिवर फ्लड प्लेन, रिवर के अंदर गंद नहीं जाना चाहिए, ये भी प्रेयर मांगी थी। ये इतनी सारी प्रेयर्स मांगी है, 10-15 प्रेयर्स मांगी थी मैंने। Petitioner be compensated and his land be restored. Petitioner and other members of his family may be adequately compensated for the harassment and inconvenience faced, as they are more adversely impacted due to the proximity with the illegal created dumping site. तो उनके लिए ये भी मांगा, कॉम्पनसेशन मांगी। इस पे चल रहा है अभी केस, इनको मिलेगी बहुत ज़्यादा, करोड़ों रुपए मिलनी चाहिए कॉम्पनसेशन। ऐसा केस अगर अमेरिका में आ जाए 1 करोड़ रुपए से कम कॉम्पनसेशन ना मिले इस आदमी को, क्योंकि यही तो बात है। आप इज्जत की इतनी वैल्यू है, 6-8-10 साल आदमी को ऐसी जगह पे रहने को मजबूर किया आपने, आपकी गलती थी। आप उसके मदर की डेथ हो गई, उसकी बच्चों की जो परवरिश हुई है 8 साल में, वो कैसी परवरिश हुई है? बच्चे थे, 5 साल की बच्ची को ऐसी आपने एनवायरनमेंट दी है, आपकी कितनी कॉम्पनसेशन बनती है? तो ये तो अभी मैं लड़ रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ये केस। बट अभी इस स्टेट के लिए क्या मांग रहा हूँ मैं? ये मांग रहा हूँ इस स्टेट के लिए, अपार्ट फ्रॉम सुलेमान, कि देयर मे बी अ जनरल डायरेक्शन टू लोकल बॉडीज टू स्ट्रिक्टली इंपोज heavy fine on violators of law, absolute strictness with regards to throwing garbage in water bodies, rivers, nalas may be ordered to be maintained. The fine collected may be used for restoration of damaged places. Officers in charge may be made personally liable if flagrant violations are found in the jurisdiction. ये मैं मांग रहा हूँ बाकी हिमाचल के लिए। अब ये मेरे को मिल चुका है, अब सुलेमान को रिलोकेशन भी मिल चुकी है। ये जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मांग रहा हूँ मैं। पूरे स्टेट में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं, वो सारी मॉनिटर होंगी। जितनी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है उनको भी पर्सनली हम लायबल माना जाए। पर अब हम इतना अग्रेसिवली नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है आप भी फेस कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट के लोग हैं उनको भी पता नहीं है कि कैसे करें। तो हम अब मिलके काम कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए। हम कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑफिसर्स को के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर रहे हैं कोई। हम चाहते हैं कि सारे मिलके काम करें इसमें। तो ये भी एक है। इसमें और डायरेक्शन ये होगी, सेक्रेटरी पंचायत रूरल डेवलपमेंट और द स्टेट में भी डायरेक्टेड टू प्रिपेयर अ स्टेट पॉलिसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर द एंटायर स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। दे मे बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सूटेबल लैंड फॉर दिस पर्पस। अब पंचायत हो गए, ये जो लोकल बॉडीज होगी, अर्बन लोकल पंचायत शिमला है, धर्मशाला है, और उसके अंदर आगे जो पंचायतें हैं, सब जगह का आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो आप अपने गार्बेज का।
आप नदियों में नहीं फेंक सकते और नालों में नहीं फेंक सकते गंद, वो इलीगल एक्टिविटी है। पानी के स्रोत से आपके ड्रिंकिंग वाटर क्या स्रोत है वो, उन पे आप गंद फेंकते हैं तो ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है, इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, जानवर इफेक्ट होते हैं। लोग पहले पानी की पूजा करते थे, वहाँ पे बॉडियाँ होती थी, वहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे देवी रहती है, डेटीज रहती हैं, देवता रहते हैं। तो ये जो चीज़ है क्यों थी पुराने ज़माने में, क्योंकि ये जो जगह है ये सेक्रेट है। सेक्रेट है क्योंकि इससे इतनी महत्वपूर्ण है, इनको सेक्रेटनेस का दर्जा दिया गया था। अब सेक्रेट की जगह कानून माना जाता है, बहुत ऊपर रूल ऑफ लॉ में जी रहे हैं हम, तो कानून में इनको अब इतनी बड़ी जगह दी गई है कि वो उसी लेवल पे है, सेक्रेट है ये। और अगर इनको कोई खराब करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है, वो इम्प्लीमेंट होगा। कभी ना कोई जज आएगा, कोई ना कोई आएगा, सुलेमान जैसा कोई आदमी आएगा, वो करेगा सब ये जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको लायबल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी ये केस जो है, ये केस पहली कदम है इस स्टेट के लिए समझने के लिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कानून क्या है। तभी आप लोग भी यहाँ आए हैं कि हम आपको सबको कानून समझाएं, इसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाएं, और ये नहीं कि सीधे एक्शन लिया जाए, मिलकर काम किया जाए, क्योंकि ये सबके समझने की बात है। आपके बच्चों के लिए भी यही एक चीज़ है कि आप अपने बच्चों के लिए सोचें, उनके बच्चों के लिए सोचें। इंटरजेनरेशनल इक्विटी इज समथिंग विच लाइज इन सच राइट्स विच आर एसोसिएटेड विद रिवर्स एंड विद फॉरेस्ट्स। और ये फॉरेस्ट, इसमें जनरेशनल राइट्स होते हैं, ठीक है, आपके बच्चों के राइट्स हैं। तो इसको इतनी गहराई से सोचना है। तो all local bodies and village panchayats throughout the state may be directed to prepare a solid waste management plan। ये मेरी प्रेयर थी, ये प्रेयर आती है मेरी सॉलिड में वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर से। 2016 के रूल्स है, उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। उसमें बोला गया था 1 साल का टाइम दिया गया था ये सब चीज़ें पूरा करने को, और हमने कंटेम्प्ट नहीं फाइल की कि ये अथॉरिटी ने अब ये चीज़ नहीं कही है तो इसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट करिए। हम अभी भी नॉन एडवर्सरियल तरीके से, फ्रेंडली तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलके हम चाहते हैं कि हमारा दुश्मन गवर्नमेंट नहीं है, हमारा दुश्मन ये है, बीमारियां हैं, पानी का जो खराब होना वो है हमारा दुश्मन। हम चाहते हैं कि उसको हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो भी गवर्नमेंट को चाहिए, कोर्ट से कोई ऑर्डर चाहिए, हम मेरे से कोई सर्विस चाहिए, या कोई और एनजीओ से कोई सर्विस चाहिए, या ये हमें और भी फैकल्टी आई है, ये सारे लोग, इनसे कुछ जो सर्विस चाहिए हम देने को तैयार हैं, पर आप सॉल्व करिए। और हम आपसे भी यही कमिटमेंट चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में ऐसे ही जुड़िए कि ये आपके बच्चों के लिए भी है, नदियों के लिए है, नदियाँ पूजनीय हैं, जंगल भी पूजनीय है, आप भी इसमें ऐसे जुड़िए कि इसको सॉल्व कर पाएँ। और इसलिए कानून में अगर आपको कोई मदद चाहिए आप हमारे से पूछिए, ये सब जो लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे इनसे पूछिए, बार बार पूछिए। कोर्ट से कोई ऑर्डर चाहिए आप कोर्ट बताइए, कोर्ट से इतने ऑर्डर ले चुके हैं मेरे से, मैं को बता के गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बाकी बोर्ड्स जो उनको दिक्कतें आ रही थी, बॉटल नेक्स उनको दिख रहे थे, वो मेरे को बताते थे, मैं कोर्ट से ऑर्डर लेता था कि जी करिए। अब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या बॉटल नेक्स हमने सॉल्व किए हैं। अब all local bodies of the state may be directed to construct, operate and maintain the solid waste processing facilities either individually or through an agency. They may also be directed to construct, operate and maintain the sanitary landfills as per the rules. तो अब हर जगह के लिए आपको एक फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी क्या होती है? गाँव के लिए फैसिलिटी है, आप एक छोटी MRF कहते हैं उसको, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे इतनी बड़ी जगह, इस हॉल से इतनी बड़ी जगह भी अगर कर लें, उसमें भी आप गंद ला के सेपरेट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रख रहे हैं और बाहर नहीं फैल रहा। इनक्लोज जगह होनी चाहिए, बाहर पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना वैसे भी काम है आपका। तो बफर जोन रूल्स में मेंशन है कि जो फैसिलिटी होगी उसके इर्द गिर्द एक बफर जोन होगा। बफर जोन का मतलब है एक इतना एरिया, इतना जगह जहाँ पे पेड़ लगे हैं, घास लगी है, मतलब उस जगह के अराउंड, जैसे सुलेमान के घर के अराउंड डंपिंग साइट बन गई, वो डंपिंग साइट की बात नहीं है। आपने इसको बंद रखना है, इनक्लोज रखना है और पेड़ लगाने हैं, ताकि लोग मना ना करें कि हमारे गांव में ये डंपिंग साइट नहीं बनेगी, आपके गांव में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बनेगी। ठीक है, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी का क्या है कि बंद होती है और पेड़ लगे होते हैं और ढंग से बनाई जाए तो कोई पंचायत मना नहीं करेगी, कोई बॉडी मना नहीं करेगी। पर आप अगर ऐसी जगह बनाएंगे जैसे सुलेमान के घर के सामने आपने बना दी थी, तो आपको सारी पंचायतें, कोई आपको जगह नहीं देगा। ठीक है, ये बात समझनी है आपको और यही समझानी है आगे। और ये जब ये साइट बन रही हो, इसके ऊपर तो विजिलेंस होनी चाहिए कि ये साइट बना कैसे रहा है कोई, क्योंकि हैजर्डस है ये जगह, हैजर्डस जगह बन रही है। तो आपको इसको मॉनिटर करना है कि ये जब बन रही हो तो बिल्कुल कायदे से बने, क्योंकि इसको बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। दिल्ली के बीच में आजादपुर में एक पहाड़ खड़ा हुआ है, कोई पूरा सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, पूरे देश उसको देख रहा है, कुछ नहीं कर सकते। एक बार साइट बन गई, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, उसमें आग लगती रहती है, मीथेन निकलती है उससे और लोग मरते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो आपको शुरू से ही इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से, डिसेंट्रलाइज का मतलब है छोटी छोटी पॉकेट्स में, जैसे 1000 घर हो गए, 10,000 घर हो गए, उनके लिए छोटी फैसिलिटी बनानी है। फैसिलिटी को जब बन रही हो तो मॉनिटर करना है कि एक इनक्लोज तरीके से बने, ग्रीन बफर जोन बने, पेड़ लगाओ, उसके पेड़ की जो ड्राइव्स होती हैं उसके अराउंड करो, ताकि लोगों को डर ना लगे कि यहाँ पे तो जी गंद की स्मेल आने लगी या कुछ आने लग गया। तो ये साइट्स जो है इनको बहुत तरीके से बनाना पड़ता है। दूसरा, डायरेक्शन टू द लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नॉट टू डंप द गार्बेज इन द रिवर, स्ट्रीम्स, रिवरलेट्स एंड फॉरेस्ट एरियाज। ये मैंने डायरेक्शन मांगी थी, ये भी हमारे को मिल गई है डायरेक्शन, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है डायरेक्शन, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहला ऑर्डर, ये सारा आपने केस फाइल किया, सुलेमान मेरे पास आया 2018 में केस फाइल हुआ, ये पहला अच्छा ऑर्डर हुआ। ऑर्डर से पहले भी बड़े अच्छे हुए थे, बट टाइम की कमी से मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ये पहला ऑर्डर जस्टिस नारायण स्वामी ने दिया। ये जस्टिस नारायण स्वामी आए हैं, कर्नाटक से आए थे। इन्होंने बोला कि प्रेयर फॉर रीलोकेशन ऑफ हिज हाउस टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड व्हिच इज in his occupation to any other suitable area to the satisfaction of the petitioner। इनको क्या बोला गया कि पिटिशनर को मनपसंद जगह देंगे आप, ये बोला गया। ये कभी भी नहीं होता है, ये कभी नहीं बोलते इसको रिलोकेट कर दो। यहाँ पे बोला गया कि पिटिशनर पसंद करेगा जमीन, और उसके पसंद अगर जो आएगी जमीन वो ही मिलेगी। क्योंकि अब क्या हुआ, ये बहुत गलत जगह दिखाने लग गए हमारे को। उसके बाद जब ये भी हो गया था, फिर मैंने ये ऑर्डर लिया कि आप ये पसंद की जमीन होगी पिटिशनर की, तभी हम इसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये ऑर्डर में आया। If such approach by way of application is made, फिर डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप इसको इसके मनपसंद जमीन देंगे। फिर इसके बाद चौथे पैराग्राफ में क्या बोला, इट इज स्टेटेड by the learned counsel for the petitioner that the cow shed having cattle was demolished। अब इसकी इन्होंने क्या किया था, ये हमारे को बोलने लग गए कि ये जब शुरू में 2018 में मैंने केस फाइल किया तो ये हमारे से कोर्ट में भी लड़ने लग गए कि ये इंक्रोचर है, ये तो जी खराब है, ये आदमी क्रिमिनल है, जिसके साथ उन्होंने ये सब किया उसके अगेंस्ट ऐसे लड़ रहे थे। कोर्ट में ये नहीं था कि सीधे हमारे साथ मिल बांट के काम हो रहा था कि हमारे से गलती हो गई तो हम इकट्ठे होकर इसको सॉल्व करते हैं। ये अब हो रहा है, जब कोर्ट ने इतने सारे ऑर्डर पास कर दिए तो अब सब साथ में चल रहे हैं, पर पहले नहीं चल रहे थे सब साथ में। पहले गवर्नमेंट हैड टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट द पिटिशनर, they made a statement in the court that he is an encroacher and he is a criminal, but that was not ये सब जो चीज़ें ये मानी नहीं गई कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने बोला जो आपने उसका एनक्रोच लैंड पे भी जो काउ शेड बनाया वो भी आप बना के दोगे। अब ये सोच रहे हैं बात, जो एनक्रोच अगर है कि मुझे काउ शेड बनाया हुआ था एक बार अपने घर के बाहर, जो था शायद एनक्रोच लैंड पे, पर बात एनक्रोचमेंट की नहीं है यहाँ पे। बात थी कि आपने काउ शेड तोड़ा कैसे वहाँ पे, पहले इतना आपने गलत काम किया, उसके बाद आप वहाँ पे काउ शेड तोड़ने पहुँच गए, है ना। तो cow shed was demolished for this purpose. Deputy Commissioner concerned to also look into the matter while considering the application of the petitioner of relocation of cow shed as well as providing the electricity and water connection for the decent living of the petitioner। तो आप उसको बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे और ये सारे कनेक्शन लगा के देंगे नए घर में। ये सब आपको होना है, करवाएंगे अभी हम ये। तो अब ये जब हुआ उसके बाद अब ये सब हुआ, उसके बाद केस लंबा चला, ठीक है। अब केस में सुलेमान का सॉल्व हो गया काफ़ी चीज़ें। सुलेमान के बाद अब कोर्ट ने बोला कि हम देखेंगे बाकी पूरे हिमाचल में कि कैसा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हिमाचल के लिए अब जस्टिस लोक चौहान जी के ऑर्डर है जिसके लिए आप आए हैं। इसको 8 डिफरेंट जजेस सुन चुके हैं, 12 डिफरेंट जजेस जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और इधर उधर हैं, वो सुन चुके हैं और अब सबने ऑर्डर पास किए हैं अलग अलग। अब ये जो ऑर्डर जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हैं वो है जस्टिस त्रिलोक चौहान जी का ऑर्डर, 23 मार्च का ऑर्डर, ठीक है। अब 23 मार्च के ऑर्डर में ये बोला गया है कि वी फाइंड देयर इज नो एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर्स इवन दो he president of the ward committee in terms of section 44C, even the meeting of ward committees as envisaged under section 44D of the act to be conducted at least once in 2 months for discussing the development issues and plans of the ward concerned are not held, and if held that there is no discussion at all regarding providing of assistance in solid waste management in ward as statutorily provided for in section 44HC, which provides for sanitation. This is the salutary provision but has not been followed with all its rigors. Therefore, in fact and circumstances, Himachal Pradesh Institute of Public Administration Laws is directed to conduct at least a week-long course of all the councillors
appraising them of not only the provisions of contained in the municipal laws but also the various provisions of the environmental laws. अब आपको ये बात समझनी है कि आप लोगों का क्या काम है। आप काउंसलर हो एक जगह के, आपके अगर काउंसलर आपके जगह में अगर हॉटस्पॉट बना हुआ है, गंद फैला हुआ है, नदी में अगर कचरा गिरा हुआ है, तो आप लोगों की मतलब वैसे तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए जो मैं मांग रहा था, बट अभी आपको कोर्ट ने क्या बोला है, पहले आपकी ट्रेनिंग करवाई जाए। ट्रेनिंग करवा के आपको पहले बताया जाए कि ये आपका जो 44HC है इसके अंदर लिखा गया है कि सैनिटेशन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो सैनिटेशन में आपने क्या करना है, आप लोगों से हमको मदद चाहिए, आप लोगों का हमको सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने वार्ड में घूमे फिरे, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे गंद तो नहीं फैला हुआ है, हॉटस्पॉट तो नहीं क्रिएटेड है। हॉटस्पॉट क्रिएटेड है तो उस जगह पे उसको क्लियर करने के लिए क्या चाहिए। हमने अभी शिमला में क्लियर करवाया जो हॉटस्पॉट्स, उसमें हमने सबसे पहले हॉटस्पॉट को साफ कराया। उस हॉटस्पॉट पे एक साइन बोर्ड लगाया कि 5000 रुपये फाइन होगा अगर यहाँ पे गंद फेंका जाएगा। दूसरा, हमने वहाँ पे सीसीटीवी की मांग की है कि जो हॉटस्पॉट बार बार बन रहा है। अब मैंने एक हॉटस्पॉट जो अपने एरिया कन्नौज एरिया में मैं रहता हूँ शिमला में, मैंने 5 बार साफ कराया वो कन्नौज में। फिर उसको साफ कराते कराते मेरे को सारे आइडिया आया है कि क्यों क्या प्रॉब्लम है हमारे मोहल्ले में। ये मैं तो काउंसलर नहीं हूँ नाम, ये मैं कुछ वो मुझे प्रॉब्लम थी कि ये गंद है, मेरे को साफ करना है। तो मुझे पता चला कि ये गंद यहाँ पे इसलिए फैल रहा है क्योंकि यहाँ पे कई ढारे हैं गोरखों के और लोगों के जो डोर टू डोर कलेक्शन स्कीम में हमारे इंक्लूडेड नहीं है। शिमला में डोर टू डोर कलेक्शन होती है, मुझे आपके जगह पे भी होनी चाहिए डोर टू डोर कलेक्शन। वो आप बताइएगा अगर नहीं हो रही है तो, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि डोर टू डोर कलेक्शन सारे घरों की गार्बेज की डोर टू डोर कलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होगी तो लोग गंद कहाँ फेंकेंगे, नालों में फेंकेंगे या जंगलों में फेंकेंगे। ये उनका एफिडेविट में बोला गया है कि सब जगह 100% डोर टू डोर कलेक्शन है, बट अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। बट बात ये है कि ये 100% डोर टू डोर कलेक्शन जब हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो हॉटस्पॉट मैं साफ करके हटाऊं पिछले महीने, अब ये फिर से क्यों हॉटस्पॉट बन गया, यहाँ पे कौन गंद फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है। फिर अगली बार साफ किया, अगली बार साफ किया। फिर एक बार रात में मेरे को मिला वहाँ पे लोग गंद फेंकता था, तो मैंने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों फेंक रहे हैं गंद, आपके घर से आता नहीं है सुबह उठाने क्या। फिर वो थे गोरखे, उनके थे अनरेगुलराइज्ड ढारे, वो डोर टू डोर कलेक्शन में इंक्लूडेड नहीं थे। अब वो मैं वहाँ पे जब उनकी गया कर लोग, ये शिमला के अंदर की मेन सिटी का सेंट्रल ये मोहल्ला है, उसके अंदर में गया तो वहाँ पे देखा मैंने 15-20 ढारे हैं। अब वो लोग हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहे थे। तो हमने अब हाई कोर्ट से डिमांड की कि जितने भी ढारे हैं, ये सॉलिड एनवायरनमेंट रूल्स की रिक्वायरमेंट भी है, स्लम ड्वेलर्स ढारे अनरजिस्टर्ड हाउसेस दे हैव अ राइट, उनको आप बिजली भी देते हो। हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि बिजली भी जाएगा, पानी भी जाएगा, वो नहीं रोक सकते आप चाहे अनऑथराइज्ड ही हो। तो अब हमने ये कहा है कि जहाँ पे भी बिजली जा रही है और पानी जा रहा है वो गार्बेज आईडी भी क्रिएट करेंगे और कंपल्सरी गार्बेज आईडी क्रिएट होगा उनका, और गार्बेज कलेक्शन में वो इंक्लूडेड होंगे। क्योंकि अगर आप उनको इंक्लूड नहीं करोगे गार्बेज में तो वो आपके लिए ही काम बढ़ाएंगे, आपका ही हॉटस्पॉट्स क्रिएट करेंगे। वो कहाँ फेंकेंगे गंद अगर आप उनके वहाँ से डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करोगे। चाहे वो पैसे दे ना दे, पर आपने गंद तो इकट्ठा करना है उनका सबका। पैसे कैसे लेने हैं वो आप देखिए। हमने ये भी बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स में भी गार्बेज बिल इंक्लूड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी गार्बेज वहाँ इंक्लूड कर दीजिए। पर गार्बेज बिल जो है उसकी चिंता कम कीजिए, गार्बेज कलेक्शन की चिंता ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो गार्बेज कलेक्शन में सारे ये आपको ऐसे सोल्यूशंस ढूंढने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि हॉटस्पॉट क्यों क्रिएट हो रहा है। आपकी जगह शायद कोई और रीज़न हो, मेरी जगह में ये रीज़न था, गोरखे जो थे वो फेंक रहे थे, नेपाली पीपल they were throwing the garbage, so we put a signboard there, we included them in the door to door collection scheme, we have also asked for the CCTV camera to be put there। तो ये 3 हमने किया है। और बाकी आप अपने कम्युनिटीज़ में, थोड़े से कम्युनिटीज़ में आप अपने लेवल पे लोगों के आप CCTV कैमरास होते हैं हर घरों में, अब उनको भी यूज़ करिए। हमने तो ये बोला कि जो ट्रैफिक के लिए CCTV कैमरास है, जो बाकी चीज़ों के लिए CCTV कैमरास हैं, उनको आप गार्बेज की वायलेशंस के लिए भी यूज़ करिए। ये मैंने हाई कोर्ट में रखा है। तो ये ऐसे सोल्यूशंस आपको ढूंढने हैं, आपको सोल्यूशंस ढूंढने हैं कि आपका जो एरिया है वो क्लीन रहे। आपके एरिया में जो झाड़ू मारने वाले आते होंगे जो सड़कें साफ करते हैं, और दूसरे आते होंगे जो घर से कलेक्ट करते हैं। अब तीसरे हमारे को चाहिए जो जंगल और नदी ये नाले साफ करते हैं। ये है नहीं अभी, ना शिमला में थे ये। शिमला में मेरे को पता किया मैंने, जो ये झाड़ू मारने वाले थे इनसे मैंने पर्सनली जाके बात करके पूछा कि आप लोग ये जंगलों से और यहाँ से क्यों नहीं करते इकट्ठा, ये इतने टाइम से गंदा है। तो वो कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, अब उनकी ड्यूटी नहीं है तो ये ड्यूटी के लिए या तो आप स्पेशल टीम रखिए या फिर ड्यूटी में उनका एक दिन रखिए
कि सैटरडे संडे वो घर से क्लीन करेंगे या सड़कें साफ करेंगे, और एक दिन वो ये भी साफ करेंगे। जंगल और नदियाँ साफ होनी चाहिए रेगुलरली हर हफ्ते। ये इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो करे। हमने ये ऑर्डर अब हाई कोर्ट से फाइनली लिया, पर ये लोग आपको सोचना है, ये सब आपको सोचना है अपने जगह के लिए। आपका काम है कि आपने साफ रखनी है जगह, आपने मॉनिटर करने हैं सैनिटरी सुपरवाइजर्स, आपने मॉनिटर करने हैं दफादार जो होते हैं, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको मॉनिटर करना है अपने इलाके में। क्योंकि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, हर जगह का सैनिटरी इंस्पेक्टर है, हर जगह का दफेदार है, जो ये आपके जगह शायद कोई और नाम से पुकारा जाता होगा इसको, पर ये जो एम्प्लॉइज़ हैं एमसी के, काउंसिल्स के, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे सफाई रखना। सैनिटेशन जो इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ही इज एन हेल्थ इंस्पेक्टर, इज अ काइंड ऑफ ए हेल्थ इंस्पेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन। अब ये जो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी दर्जा आपने ऊपर का देना है। जो सैनिटेशन करते हैं इनका दर्जा काफ़ी ऊपर का काम है, हेल्थ वर्कर्स बोला जाता है इनको। जो जैसे नर्सें हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, ये भी हेल्थ वर्कर है। सफाई रखना भी हेल्थ वर्क का काम है, नीचा काम नहीं है। ये काम में लोग हंसते हैं कि ये तो गलत काम है, ये काम सबसे ऊपर का काम है। स्वच्छता का काम सबसे प्राइम मिनिस्टर तक, मिस्टर मोदी से लेके जो फादर ऑफ द नेशन तक स्वच्छता की बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी। तो इसको आपने उच्चता का काम सोच के करना है, और बाकी वो ना सोचे पर आपकी ड्यूटी तो बनती ही है करना अंडर द लॉ। आगे है कि अब ये भी ऑर्डर है, व्हाट इज द मोर अपॉलिंग इज द फैक्ट दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थ्रू हैज 34 वार्ड्स। अब ये शिमला की बात बता रहा हूँ, हमारे को तो शिमला का एग्जांपल पता है, मैं शिमला में रहने वाला हूँ, शिमला में घूमता हूँ, शिमला में चेक रखते हैं हम, पर शिमला की हमारे को कहानी पता है। धर्मशाला में आया था मैं, धर्मशाला में एज लोकल कमिश्नर भेजा था हाई कोर्ट ने। धर्मशाला में वायलेशंस देख के मैं हैरान हो गया हूँ। वहाँ पे 300 बिल्डिंगें मेरे को मिली जो जिनको 4 मंजिलें पास थी पार्किंग फ्लोर के साथ, वहाँ पे उनको 7 मंजिलें लोगों ने बनाई हुई और पार्किंग फ्लोर तब भी नहीं बनाया। 7 मंजिलें और होटल बनाए हुए, तो 300 मंजिलों के नाम दिए थे मैंने उसमें, मैं लोकल कमिश्नर था वहाँ पे, और सारा गंद वहाँ पे जा रहा था। ये रामसर साइट है, रामसर एक जगह है ईरान में जिसके साथ सिग्नेटरी है हम, कि माइग्रेशन, ये वेटलैंड्स जो होते हैं यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, वो सारे प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं। वहाँ पे गंद जा रहा था सारा पौंग डैम में, जो एक प्रोटेक्टेड रामसर वेटलैंड साइट है, वहाँ पे धर्मशाला का गंद जा रहा था। सारे होटलों ने बोरवेल्स लगा रखे थे, 300 होटल थे, सबने बोरवेल्स लगा रखे थे, पानी डिप्लीट कर रहे हैं इलीगली पानी का। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलरों की है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, अगर एज ए लोकल कमिश्नर एक बार ही गया, मैंने 300 होटलों के नाम दिए हैं हाई कोर्ट को उस केस में, और ये बताया कि बोरवेल्स इन्होंने लगाए हैं। माइनिंग हो रही है खनियारा में, एक आदमी के पास लाइसेंस नहीं था वहाँ पे, ग्लेशियर्स के नीचे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। वो 9 बजे मैं बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आवाज़ आ रही है पूरे धर्मशाला में, कोई नहीं पूछ रहा कि ये कौन कर रहा है। फिर जब वहाँ पे गए देखने तो पता चला कि यहाँ पे जो स्लेट माइनिंग हो रही है इसमें से एक आदमी का लाइसेंस नहीं है। तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब करना। अब हाई कोर्ट तो इसमें कभी कभी आएगी। तो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थ्रू हैज 34 वार्ड्स बट हैज ओनली 2 चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स एंड 4 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, मीनिंग देयरबाय ओनली 6 इंस्पेक्टर्स. There are 38 dafadars under the inspectors, but we are informed that even these dafadars have been declared as a dying cattle. Therefore, in these circumstances, we really wonder how Shimla Municipal Corporation, which is one of the oldest in the country, can function. In the given facts and circumstances, the chief secretary, अब ये हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 34 वार्ड है, 6 सैनिटरी इंस्पेक्टर है, तो ये हाईकोर्ट पूछ रही है कि आप कैसे करेंगे काम, आपके पास मैन पावर ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, in the given facts and circumstances, Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh is directed to convene a meeting of Secretary Urban Local Bodies along with Municipal Commissioner of the Municipal Corporations, ये सब आप लोगों के साथ, and the Secretaries of Municipal Councils, and thereafter ensure that adequate manpower is provided to these municipal authorities for which the non-availability of finance will be of no excuse. आप ये नहीं बोल सकते हमारे पास पैसा नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हमारे पास लोग नहीं है, ये 2 चीजें आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लोग दिलवाना गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटी है। सैनिटेशन में ये चीज 1985 में एक जजमेंट आई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रतलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट वाज रिटन बाय ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर। उन्होंने कहा है कि ये जो सैनिटेशन और हेल्थ का जहाँ पे मुद्दा है, वहाँ पे सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पैसे की कमी के अभाव में वो काम ना करे, ऐसा वो
प्ली नहीं ले सकती है किसी भी कोर्ट में, उनको प्रायोरिटी देनी है फंडिंग में, चाहे वो अपने एम्प्लॉइज को पैसा ना दे, मिनिस्टरों को पैसा, रोड ना बनाए, कहीं और ओपीएस में पैसा ना दे, किसी और प्रोजेक्ट में पैसा ना दे, पर उनको पैसा इसमें देना ही पड़ेगा प्रायोरिटी पे। और उन्होंने कहाँ प्रायोरिटी दी है वो उनको दिखानी पड़ेगी कोर्ट में।